मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन पढ़ा रहे हैं, जो क्या है राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ। अब सबसे पहली बात आ जाती है, राष्ट्र निर्माण होता क्या है और किन देशों के सामने ये समस्याएं हैं। तो राष्ट्र निर्माण की समस्याएं उन देशों के सामने हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। और इन्हें क्या क्या कहा जाता है, तीसरे विश्व के देश भी कहा जाता है, जो देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे। और इनके बारे में, राष्ट्र निर्माण के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग क्या हैं मत हैं या अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले इतिहासकार क्या मानते हैं कि राष्ट्रों के विकास की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, कि राष्ट्र का कैसे विकास हुआ है, इस शब्दावली को यूज करते हैं इतिहासकार। और राजनीतिज्ञ राष्ट्र निर्माण की भाषा को बोलते हैं कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ है। और समाजशास्त्री है राष्ट्र विकास जैसे शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब आ जाती है परिभाषाएं। अब जो हमारे राइटर है नाविको, उन्होंने बताया कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक एकता है और सामाजिक विकास का उत्तम उत्पादन है। कि सामाजिक विकास होता है, राष्ट्र से ही पॉसिबल है सामाजिक विकास। और ये जो परिभाषाएं होती हैं ये एक्यूरेट लिखनी होती है, इसलिए इनमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इनको बंद किया है। राष्ट्र निर्माण क्या है, अब आ जाती है इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है कि राष्ट्र निर्माण है क्या। राष्ट्र निर्माण राजनीतिक व सांस्कृतिक पक्ष के विकास पर जोर देता है। दोनों चीज़ों का विकास होना चाहिए, हमारे राजनीतिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। इसके अनुसार हम अपने आपको क्या है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी गांव के प्रति वफादार न होके, जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सत्ता होती है, केंद्रीय राजनीति होती है, उसके प्रति हम अपने आप को क्या करेंगे, वफादार करेंगे। ठीक है। और दूसरी, इसी के अकॉर्डिंग जो इसकी परिभाषा है, इसके अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा है कि हम अपने आप को परिवार, जाति, धर्म आदि के प्रति वफादार न होकर राष्ट्र के प्रति वफादार होना चाहिए, जिससे देश का क्या होगा, एकीकरण होगा। पूरा देश क्या हो जाएगा, हम अपने आप को एक मानने लग जाएंगे। अब आ जाती है बात कि राष्ट्र के निर्माण कैसे हुआ, राष्ट्र निर्माण के निर्धारक तत्व क्या है, किन चीज़ों से राष्ट्र निर्माण होता है। सबसे पहले है सामान्य मातृभूमि। तो सामान्य मातृभूमि का मतलब क्या है, मातृभूमि वो होती है जहाँ पर हमारा जन्म होता है। और अगर जो हमारा ऐसा ही कोई बाई चांस हमारा जन्म भारत में हो रहा है और कोई हमें भारत का नागरिक किसी दूसरे देश में मिल जाए, तो हमें क्या होगा, गर्व महसूस होगा, राष्ट्र की भावना होगी कि मेरे देश का नागरिक है, मेरे भाईचारे की भावना पैदा हो जाती है। तो सबसे पहला राष्ट्र निर्माण का निर्धारक तत्व है सामान्य मातृभूमि। जिस स्थान पर हमारा जन्म होता है उससे हमारा क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। ठीक है। सामान्य इतिहास, लोगों का इतिहास एक जैसा हो तो उनमें क्या है, एकता होना स्वाभाविक है। ये मान लो हमें बता दें कि महारानी लक्ष्मीबाई ऐसे लड़ी थी, ठीक है, या महात्मा गांधी ने ये किया था, आज़ाद करवाया देश को, तो क्या होगा, इससे हमें सभी को पता चलेगा हाँ कि हम एक ही देश के नागरिक हैं। तो फिर ये भी राष्ट्र निर्माण का निर्धारक तत्व बोला जा सकता है। भौगोलिक एकता, अब मान लो हम किसी भी स्थान पर 20-25 साल, 10 साल, 15 साल गुजार देते हैं, तो उस स्थान से हमें क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो हम उस स्थान में हमारा क्या है, हम अपनी मातृभूमि का तो लगाव रहेगा, लेकिन उस स्थान से भी हमारा क्या है, प्रेम हो जाएगा। लेकिन अगर जो उसी स्थान पे हमारा जन्म भी हुआ तो प्रेम और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भौगोलिक एकता है। भूगोल होती है जगह, स्थान। सामान्य हित, यदि लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हित एक जैसे हो तो उनमें एकता अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि इनमें भेदभाव ही नहीं रहेगा। तो क्या होगा, तो एकता की भावना आ ही जाएगी। तो ये भी राष्ट्र निर्माण में सहायक तत्वों में से एक सहायक तत्व है। लोक इच्छा, अब लोगों की इच्छा भी होना जरूरी है, क्योंकि प्रेम की भावना ये तो है नहीं जबरदस्ती कोई किसी के अंदर ला सकता है। तो वही है कि राष्ट्र के प्रति अगर जो प्रेम की भावना है वो लोगों की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग देते हैं या नहीं दे रहे। तो यदि हम उनको क्या है, जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए लोक इच्छा का होना जरूरी है। इसके बिना राष्ट्र निर्माण का होना पॉसिबल नहीं है। अब फिर आ जाती है इसकी, राष्ट्र निर्माण में काफ़ी चुनौतियां हैं। अब चुनौतियां क्या राष्ट्र निर्माण में,
सबसे पहली चुनौती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता को हम किससे लेंगे? संप्रदाय से। संप्रदाय, संप्रदाय क्या होता है? धर्म। संप्रदाय क्या होता है? धर्म। अब अंग्रेज थे हमारे देश में, उन्होंने क्या किया? हमारे देश पे कैसे उन्होंने राज किया? उन्होंने हमें क्या? धर्म के नाम पे लड़ा दिया। हिंदू और मुसलमानों में क्या डाली उन्होंने? अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डाली। किन्होंने? अंग्रेजों ने। और क्या कर लिया? देश पर क्या किया? अधिकार। तो सांप्रदायिकता का मीन्स क्या होता है? सांप्रदायिकता होता है धर्म के नाम पर धर्म को महत्वता देना, महत्वता देना। अब मान ली कोई भी धर्म अपने आप को सुपीरियर साबित करने की सोचता है, तो ऐसी भावना क्या होती है? सांप्रदायिकता। यही क्या है? कारण बन जाती है। कई बार क्या है? तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, आपस में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर अटैक करते हैं। तो ये जिस भी देश में भावना होगी तो वहाँ राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सबसे पहला सांप्रदायिकता को दूर करना जरूरी है। तो सेकंड समस्या है राष्ट्र निर्माण की बाधक तत्व है, चुनौती क्या है? जातिवाद। अब जातिवाद भी सिंपल यही बात है, पहले एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पॉइंट हेडिंग की डेफिनेशन क्या है। जातिवाद होता है अपनी जाति को अन्य जातियों से श्रेष्ठ साबित करना, अन्य जातियों से श्रेष्ठ साबित करना। तो इससे क्या होगा? एक जाति के लोग दूसरी जाति के खिलाफ हो जाएंगे, और खिलाफ होंगे तो क्या होगी? आपस में तनाव की स्थिति, मारकाट की स्थिति तक भी पहुंच सकती है। तो ऐसे देश में राष्ट्र निर्माण का होना पॉसिबल नहीं है। अब तीसरी बात आ जाती है क्या? भाषावाद। हालांकि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को क्या है? संविधान ने क्या दी है? ने मान्यता दिया है, मान्यता दी है, मतलब अनुसूचित दर्जा दिया है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, और जिससे क्या है? अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, वो अपनी मातृभाषा की बजाय किससे? अपनी क्या है? अपने देश की भाषा की बजाय क्या है? अपनी जो मातृभाषा होती है, स्थान की भाषा होती है, उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो भाषावाद का मतलब क्या होगा? भाषा को महत्व देना। किसको महत्व देना? भाषा को महत्व देना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, जिससे क्या होगा? उनका अनुराग किसके? देश की भाषा के प्रति ना होकर अपने क्षेत्र की भाषा के प्रति होगा। अब आ जाती है भावना क्षेत्रवाद। भारत तो इतना बड़ा देश है, एरिया भी काफ़ी बड़ा है, क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, तो कई क्षेत्रों की भाषा के आधार पर राज्यों के रूप में, ठीक है, उसको इकट्ठा किया गया है। लोगों को क्षेत्रवाद की भावना इतनी ज़्यादा बलवान हो गया कि वो राष्ट्र सरकार इन विवादों को संबंधित लोगों की प्रशंसा अनुसार हल नहीं कर सकती। ठीक है, तो कहने का मतलब क्षेत्रवाद की भावना हो जाती है, अपने लिए अलग से क्षेत्र, अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। जहाँ पर क्षेत्रवाद की भावना पैदा होगी तो वहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो देश से प्रेम ना होकर किससे प्रेम होना? क्षेत्र से प्रेम होना। क्षेत्र से प्रेम क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद की भावना। ठीक है, तो इससे क्या होगा? देश में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि देश की सरकार है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों की इच्छा अनुसार उनकी समस्याओं को क्या नहीं हो सकती? हल नहीं कर सकती। अब आ जाती है सांप्रदायिक राजनीतिक दल। राजनीतिक दल हमारे देश में क्या है? जो राजनीतिक दल भी है, किस आधार पर? धर्म के आधार पर बने हुए हैं। जैसे
राजनीतिक दल किसके आधार पर? धर्म के आधार पर बने हुए हैं, जो किसी भी देश के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती है। अब आ जाती है बात हमारी क्या? राजनीतिक अवसरवादिता। राजनेता क्या करते हैं? जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो क्या है, लालच के चक्कर में क्या करते हैं, दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं। क्या करते हैं? राजनीति वाले क्या करते हैं, एक पार्टी के लोग क्या अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं लालच के चक्कर में। तो ये राजनीतिक अवसरवादिता है। उससे किसको नुकसान होता है? जिस पब्लिक ने उसको वोट दी है, जिन लोगों ने उसको वोट दी है ना, तो वो क्या करेगा, उनकी वोट को एक तरह से दूसरों को बेच देगा। तो ऐसे क्या नहीं हो सकता, राष्ट्र का निर्माण करना। अगर जो राजनीतिक अवसरवादिता होती रही तो राष्ट्र की निर्माण की कल्पना करना ठीक नहीं होगा। गरीबी और निरक्षरता। गरीबी और निरक्षरता। अब क्या है, भारत में गरीबी और निरक्षरता पाई जाती है। ऐसे लोगों को राष्ट्र निर्माण के अर्थों का ज्ञान भी नहीं होता, और जब तक गरीबी और निरक्षरता से उनको आज़ाद नहीं कराया जा सकता। निरक्षरता होता है अनपढ़ता, और गरीबी जब तक है तो वो राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में तो वो सोचते ही नहीं है। और 8वीं बात है अपर्याप्त संसाधन। हमारे देश में संसाधन, इसमें आ जाता है धन भी आ जाता है। अब सरकार क्या करती है, योजनाएं तो लागू कर देती है, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते, धन की कमी होती है, वो योजनाएं लागू नहीं होते। तो उनसे क्या है, ऐसे देश में राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अपर्याप्त संसाधन में हो गया धन की कमी, ठीक है। और अन्य संसाधन, मान लो योजनाएं बना देती है, स्कीम पास कर देती है सरकार, लेकिन क्या है, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते जिनसे वो स्कीम पास नहीं हो पाती, और जिससे क्या है, राष्ट्र निर्माण के सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, लोगों का सरकार पर से विश्वास उठने लग जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इन तीनों पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लें और उनको कॉपियों में लिखना भी है और आपको लर्न भी करना है। राष्ट्र निर्माण, उसके निर्धारक तत्व और उसकी क्या चुनौतियां हैं। अब मैं फर्स्ट पेज से आपको शो कर रहा हूं, तो आप स्क्रीन शॉट ले लें इसके और इसको लर्न करें और इसको कॉपियों में भी राइट कर लें। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। स्क्रीनशॉट लेते रहना अब इनके। अब ये सेकंड पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले आप आराम से, और प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। जो भी पॉइंट डाउट हो आपको तो वो मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको बता दूंगा, जो क्लियर होंगे आपको, ठीक है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड पेज है ये अपना। थैंक यू। ओके।